विधायक, युवा विधायक विधानसभा पहुंचे हैं, तो आज विधानसभा में वो टेबल भी बजा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हो। टेबल बजाने से आप आह्वान किसकी तरफ कर रहे हैं? मैं किसी की भी बात करूं, लेकिन किरोड़ी लाल जी हम सबके वास्तविकता में आदर्श है। उसका कारण है कि उन्होंने हमेशा जनता के मुद्दों को उठाया। यहाँ चुनाव में आपने बहुत सुना होगा, कोई शराब बांट रहा है, कोई पैसे बांट रहा है, हमने कहा हम पेड़ बांटेंगे। जो उन्होंने कहा था कि देश में युवाओं को राजनीति में आने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री जी की बातों को जितना सीरियस हम ले रहे हैं, अगर उतनी ही सीरियस अगर पार्टी लेगी तो निश्चित ही हमारी बात पहुंच तो रही है, हमारी बात पर सुनवाई भी होगी। मोमबत्तियां जलाने से ज्यादा बेटियों को नारायणी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है, किसी के साथ में कोई रेप होता है, दरिंदगी होती है, तो लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं। क्योंकि दौसा में हमारी जो राजनीति होती है वो आज तक ऐसी राजनीति होती है कि हाँ, गुर्जर को मीणा से लड़ा दिया, ब्राह्मणों में बंटवारे कर दिए, गौड़ हरियाणा कर दिया। लेकिन अधिकतर पार्टियां उस समय भूल जाती है कि हाँ, हम युवाओं के लिए कुछ करना चाहते थे, युवाओं को राजनीति में आगे लाना चाहते थे। फिर वो सिफारिशों से, कहीं ना कहीं धन बल से, कहीं ना कहीं बाहुबल से, कहीं ना कहीं टिकट्स ले आते हैं, चुनाव में आ जाते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है वो होने वाले, और ऐसे में चर्चाएं हैं, टिकट की दावेदारी भी है, उम्मीदवार वो मजबूती के साथ कर रहे हैं और सब चाहते हैं कि मेरा नाम केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच जाए तो मुझे टिकट है वो मिल जाए। कुछ नेता है, कुछ वो लोग भी हैं जो धरातल पर पहले से ही तैयारी अपनी शुरू कर चुके हैं और अभी उनको इंतजार है कि उनका काम है वो दिख जाए, वो धरातल पर लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में हमारे साथ चायवालास के फाउंडर है रोहित शर्मा, दौसा से है, काफी समय से राजनीति में एक्टिव है, युवा नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जो राजस्थान नर्सिंग कॉलेज के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इसके बाद इन्होंने अपना चायवालास नाम से इनका जो चलता है, और इसके बाद ये फाउंडर भी है उनके, और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ये है वो इनका चेहरा है वो नेताओं के साथ इधर उधर दिखता है। और साथ ही दौसा से ये है और दौसा की सीट पर उपचुनाव होने वाले, और इनसे बात करने का हमारा इसीलिए रीजन ही यही है कि काफी टाइम से देख रहे थे रोहित शर्मा का नाम है वो इधर उधर आ रहा था दौसा से। कभी ये शिविर चला रहे थे सेल्फ डिफेंस के, तो कभी वहां पर लोगों से मिल रहे हैं, कभी जो है 1 माह पेड़ अभियान जो है वो चला रहे हैं। तो आज इनसे इनकी मन की बात जान लेते हैं कि क्या चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं, ये भी चाहते हैं कि इनको टिकट मिले। कैसे है रोहित, पहले तो आप बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके शो में बुलाने के लिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आप एक युवा है और भारतीय जनता पार्टी से आप काफी समय से जुड़े हुए हैं, और दौसा से आप आते हैं और दौसा पर ही उपचुनाव होने वाले हैं। तो इतने जो कार्यक्रम आपके चल रहे थे, क्या स्ट्रेटेजी आपने बना रखी है? देखिए, कैंपेन, पॉलिटिकल कैंपेन सभी पॉलिटिशियन करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो ये कार्यक्रम जो हम चला रहे थे, कैंपेन जो हमारा प्री कैंपेन जो था, इसको हम प्री इलेक्शन कैंपेन भी कह सकते हैं। तो ऐसा कैंपेन, जो कैंपेन चलाने से जनता को फायदा मिले, लोग आपको दिलों में रखें, आपको याद रखें, और उससे सबसे मेन चीज है कि कोई मैसेज, पॉजिटिव मैसेज जाए। जैसे हमने एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो आपने अभी बात की चलाया, 11,000 पौधे हमने उसमें बांटे। तो उसके पीछे जो मैसेज था वो था, मोदी जी ने 2 मन की बात कार्यक्रम में कंटिन्यू उसका जिक्र किया, कंटिन्यू लोगों से अपील की कि हाँ आप इसको चलाइए, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज है। उसके पीछे एक बहुत ही नेचर को एक हम पॉजिटिव वाइब अगर दे सकते हैं, एक प्रकृति का श्रृंगार अगर हम कर सकते हैं, तो उस अभियान के माध्यम से कर सकते हैं। तो जहां चुनाव में आपने बहुत सुना होगा, कोई शराब बांट रहा है, कोई पैसे बांट रहा है, हमने कहा हम पेड़ बांटेंगे। जो पॉजिटिव एक पॉलिटिक्स हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही राजनीति में आना यह है कि राजनीति का जो रंग रूप, जो चाल ढाल है, उसको बदलना, नेगेटिविटी को खत्म करके उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना, ये हमारा मकसद है। तो इसलिए हमने एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया, वो एक अच्छा कैंपेन चला, 11,000 पौधे हमने बांटे, गांव गांव हम पहुंचे, हर गांव में सैकड़ों पौधे हमने बांटे। जो सेल्फ डिफेंस वाला आपने बताया, नारी तू नारायणी करके हमने कैंपेन चलाया। स्पेशली आपने ये जो नारी तू नारायणी चलाया, देख रहे थे हम भी, तो ये महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल में जब ये सेल्फ डिफेंस का आप इसको मतलब किस तरह से देख के सोचा आपने चलाने का? एक्चुअली नवरात्रियों में अधिकतर पॉलिटिशियंस, मैं बात करूं तो गरबा, डांडिया जैसे प्रोग्राम्स को फंड करते हैं और ऐसे प्रोग्राम्स करवाते हैं। मैं ऐसे प्रोग्राम्स के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन
अभी हाल ही में कोलकाता वाला मामला हुआ, निर्भया वाला मामला मेरे दिल से बहुत जुड़ा हुआ मामला रहा है, क्योंकि उस समय मैं 12th में पढ़ता था जब निर्भया केस हुआ था। और मुझे पता है 2 दिन तक वो जो एक मीडिया स्टोरी थी वो मैंने देखी थी तो टीवी पे, 2 दिन तक नींद नहीं आई थी, उस बिल्कुल दिमाग में फिट हो गई थी वो चीज़ कि हाँ इतनी हैवानियत भी कोई हो सकती है। तो दरिंदगी किसी के साथ भी हो, आप दरिंदगी होती है। उसके वक्त भी जब जैसे ही मैं 12th से बाहर आया और कॉलेज में हम गए और कॉलेज की राजनीति में जब हम अग्रसर हुए तो मैंने निर्भया आंदोलन को बहुत तरीके से उठाया था। उस समय भी अगर आप जाएंगे देखेंगे तो काफ़ी सारे डिफेंस के कैंप्स हमने उस समय भी करवाए थे, 2015-16 की बात है। और काफ़ी रैलीज, काफ़ी मतलब महिला सशक्तिकरण को लेकर निर्भया आंदोलन करके हमने चलाया था और काफ़ी लंबा एक प्रोग्राम था वो। तो आज जब हम दोबारा से पॉलिटिकल कैंपेन जब भी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पॉलिटिकल कैंपेन में मैंने उन्हीं चीज़ों को लिया। उसके पीछे कारण है कि मैंने एक मैसेज दिया कि जैसे 2-3 काफ़ी मेरी हेडलाइंस काफ़ी वायरल हुई, काफ़ी बड़े न्यूज़पेपर्स ने उसको उठाया। जैसे एक मेरी हेडलाइन वायरल हुई कि डांडियों से ज़्यादा डंडों की ज़रूरत है आज की बेटियों को। एक मेरी हेडलाइन वायरल हुई कि मोमबत्तियाँ जलाने से ज़्यादा बेटियों को नारायणी बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है, किसी के साथ में कोई रेप होता है, दरिंदगी होती है, तो लोग मोमबत्तियाँ लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं। उससे होता कुछ नहीं है, उससे सिर्फ आप एक अपनी नपुंसकता का जाहिर कर रहे हो कि हाँ हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको वास्तव में कुछ करना है, बदलाव लाना, तो आप बेटियों को मजबूत बनाओ ना। तो इसलिए हमने नारी तो नारायणी कैंपेन चलाया और पूरे विधानसभा में हर मंडल में कार्यक्रम हुआ, लगभग 7 स्कूल में प्रोग्राम हुआ। हमारा 2100 का टारगेट था कि 2100 गर्ल्स को हम ट्रेनिंग देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा गर्ल्स को हमने ट्रेनिंग दी। और अच्छा लगा कि हाँ हम एक पॉजिटिव कैंपेन कर रहे हैं। इसका सराहना मिली आपके सब, बहुत सराहना मिली, मीडिया की भी बहुत सराहना मिली और पब्लिक की भी बहुत सराहना मिली। और दूसरा के लोगों का और मीडिया का कहना था कि पहली बार किसी पॉलिटिशियन ने इस तरह की कोई कैंपेन दौसा में किए हैं। क्योंकि दौसा में हमारी जो राजनीति होती है वो आज तक ऐसी राजनीति होती है कि हाँ गुजर को मैंने लड़ा दिया, ब्राह्मणों में बंटवारे कर दिए, गौड़ हरियाणा कर दिया, है ना, ऐसे लड़ाई झगड़े जातिवाद की राजनीति हमारे वहाँ ज्यादा होती है। तो इस तरह की कैंपेन करके पॉलिटिक्स करना ये शायद पहली बार था और लोगों ने काफी अच्छा प्यार दिया, मीडिया ने भी काफी प्रेम दिया। तो मतलब अभी क्या जो, चलो ये चीज़ें तो आप एक सामाजिक स्तर पर कर रहे हैं, अच्छा मैसेज जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, उपचुनाव आ ही रहे हैं और टिकट की चर्चा आपने भी सुनी होगी कि जो हाईकमान है पार्टी के आपके वो बैठ के डिस्कस भी कर रहे हैं। क्या आपकी बात पहुंची है वहाँ तक, आगे तक पहुँच पाएगी? आप किस तरह से देखते हैं टिकट मिलने की बात को? नहीं, बिल्कुल बात तो पहुँचती है। अगर संगठन में आप सक्रिय हैं तो संगठन की जड़ें तो बिल्कुल मजबूत और बहुत फैली हुई है। संगठन का छोटे से छोटा कार्यकर्ता अगर कुछ करता है तो संगठन की नजरों में जरूर रहता है। ये संगठन, ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत भी है। यानी आप उनकी नजरों में तो हो? नहीं, मैं ही नहीं, जो भी व्यक्ति अगर वो कोई काम कर रहा होगा तो उनकी नजरों में अवश्य होगा। बस देखना यह है कि बातों में और कार्यों में कितनी समांतरता होती है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आह्वान किया मन की बात में कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान आप चलाइए सब, तो हमने सीरियसली लिया। लोगों ने एक पेड़ लिया, फोटो खिंचवा दी देके और लगा दिया एक पेड़ माँ के नाम, अखबार में खबर लगवा दी। हमने 11,000 पौधे बांटे, पूरा दौसा गवाह है। गांव-गांव जाके पौधे बांटे। आप मेरे सोशल मीडिया पे जाएंगे देखेंगे, आपको कई वीडियोस मिल जाएगी, हर गांव की वीडियोस मिल जाएगी। तो हमने सीरियसली लिया। वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने अभी उससे पूर्व एक मन की बात कार्यक्रम में एक बात कही थी, मैं उसमें सब सुनता हूँ सारी बात उनकी। उन्होंने कहा था कि देश में युवाओं को राजनीति में आने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री जी की बातों को जितना सीरियस हम ले रहे हैं, अगर उतनी ही सीरियस अगर पार्टी लेगी तो निश्चित ही हमारी बात पहुंच तो रही है, हमारी बात पर सुनवाई भी होगी। और अगर पार्टी सीरियस नहीं ले रही है तो उसमें फिर हम कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते, वो पार्टी का एक निर्णय है। आप कितना मानते हैं कि चाहे पार्टी कोई भी हो, जब चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के हो चाहे फिर अपने राज्यों में विधानसभाओं के हो या कोई भी, युवाओं को जो मौका है वो कितना बराबरी देना चाहिए? क्योंकि अपन देखते हैं अपने यहाँ चाहे कहीं भी 65-70 साल के लोग भी MLA बन जाते हैं, MP बन जाते हैं। तो बात युवाओं की आती है तो क्योंकि तो युवाओं में तो एक अलग ही एनर्जी भी तो होती है, तो युवाओं को मौका कितना मिलना चाहिए? देखिए, बात तो सभी करते हैं, लेकिन मौका
जिस कदर दिया जाना चाहिए उसको तो अभी तक तो मैंने मिलता हुआ देखा नहीं है। हाँ, अच्छी बात है, इस बार हमारे पहले के मुकाबले कुछ विधायक, युवा विधायक विधानसभा पहुंचे हैं, तो आज विधानसभा में वो टेबल भी बजा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हो। टेबल बजाने से आप आह्वान किसके तरफ कर रहे हैं? मैं किसी की भी बात करूं, आप किसी भी युवा विधायक की ओर जाएंगे, किसी भी पार्टी ने अगर उनको मौका दिया हो, चाहे वो भाजपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे कोई निर्दलीय हो, लेकिन जब कोई युवा विधानसभा या संसद में पहुंचता है तो अपने क्षेत्र की आवाज वो टेबल कूट कर बजाता है, पहुंचाता है, ऊपर तक पहुंचाता है। उसका एक आत्मबल जो होता है ना, वो उसके शारीरिक बल से बहुत अधिक होता है। तो कहीं ना कहीं युवाओं में, आज प्रधानमंत्री जी भी अगर ये बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे सार तो है, लेकिन बात यह है कि हाँ, जब बात चुनावों की आती है, जब बात राजनीति की आती है, तो फिर अधिकतर पार्टियां, मैं हमारे संगठन की बात नहीं कर रहा क्योंकि हमारे संगठन में युवाओं की बहुत आज के समय पहुंच है, लेकिन अधिकतर पार्टियां उस समय भूल जाती है कि हाँ, हम युवाओं के लिए कुछ करना चाहते थे, युवाओं को राजनीति में आगे लाना चाहते थे। फिर वो वापस उन्हीं लोगों पे दाव खेलती है जो पुराने हैं, जो जिनके राजनीतिक गॉडफादर मजबूत हैं, जो सिफारिशों से, कहीं ना कहीं धन बल से, कहीं ना कहीं बाहुबल से, कहीं ना कहीं टिकट्स ले आते हैं, चुनाव में आ जाते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं। पार्टियां तो वहां तक पहुंच जाती है कि जिन लोगों को लोग नकार देती है, उन तक को भी बार बार पार्टियां टिकट देती है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को इस बारे में विचार करना चाहिए। मैं आपका जो विधानसभा क्षेत्र है दौसा, वहाँ से कहीं ना कहीं नाम आ रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा के भाई भी वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी भाजपा से। क्या लगता है, अगर उनको टिकट मिल जाती है या फिर वो आपकी रेस में आप भी हैं और वो भी है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि वो सीनियर भी है और उनके भाई भी इधर किरोड़ीलाल मीणा है, तो क्या लगता है? किरोड़ीलाल जी हम सभी युवाओं के एक आदर्श राजनेता है। उसके पीछे कारण है कि वास्तविकता में उन्होंने, मैं जगमोहन जी से तो परिचित नहीं हूं इतना, क्योंकि मैं कभी मिला नहीं और कभी ऐसा कोई उनके बारे में कोई बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं मिली कहीं से मुझे, ठीक है। लेकिन किरोड़ीलाल जी हम सबके वास्तविकता में आदर्श है। उसका कारण है कि उन्होंने हमेशा जनता के मुद्दों को उठाया, वो अभी भी उठा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कभी जातिवाद को बहुत अधिक कभी कहीं महत्व नहीं दिया। मेरे सामने तो मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कहीं जातिवाद को महत्व दिया। और हमेशा चाहे जनता की कोई भी बात हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे कोई भर्ती का मामला हो, हमेशा युवाओं के लिए उन्होंने बढ़ चढ़कर, आज भी इस उम्र में भी युवाओं के लिए बढ़ चढ़कर उन्होंने मेहनत की है, संघर्ष किया है। तो वास्तव में वो हमारे आदर्श है और हम कहीं भी उनकी तुलना में, उनकी रेस में, मुकाबले में नहीं हो सकते। हम उनके बच्चे समान हैं, ठीक है। वो पिता तुल्य व्यक्ति हैं। तो किन्हीं कारणों से रोहित शर्मा को अगर दौसा से टिकट नहीं देते हैं तो रोहित शर्मा क्या एक्शन लेने वाले हैं? क्या निर्दलीय चुनाव के लिए अपना पर्चा भर देंगे? क्योंकि युवा अक्सर ऐसे करते हैं। अगर आपने जैसे टेबल की बात करी तो रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय विधायक है अभी विधानसभा में, और काफी जो आप युवा नेता जो है, फिर आप बोलो जोश से भरे, तो क्या आप भी ऐसा कर सकते हो कि चलो टिकट नहीं मिले तो नहीं, हम निर्दलीय भी जनता का विश्वास जीत सकते हो? देखिए, पार्टी हमारी माँ है और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। लेकिन कभी कभी माँ भी अगर बच्चे को दूध नहीं पिलाती है तो बच्चे को भी रोकर किलकारनी मारनी पड़ती है। उसको बताना पड़ता है कि हम भूखे हैं, हमें जरूरत है तुम्हारी। तो मैं पार्टी के किसी निर्णय पे सवाल उठाऊं, इतना बड़ा मेरा कद नहीं है, मेरा पद नहीं है। लेकिन अगर गलत होता है तो पार्टी के सामने हम कम से कम ये बात कह सकते हैं कि हाँ, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। शिकायतें अपनों से की जाती है, परायों से कभी नहीं की जाती है। आप जाके किसी और संगठन के पास जाके टेबल नहीं बजाएंगे कि हाँ साहब हमारी वहाँ पे सुनवाई नहीं होनी। हम हमारी पार्टी से कहेंगे कि हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी युवाओं की हित की बात करते हैं, युवाओं को राजनीति में आगे लाने की बात करते हैं, तो आपको लाना चाहिए, आपको हमें मौका देना चाहिए। और उसके बाद भी अगर कुछ बात सुनवाई नहीं होती है तो फिर बाकी आगे जनता का फैसला है। क्योंकि मेरा जो राजनीति में आने का उद्देश्य है, वो प्रथम उद्देश्य मेरे दौसा का विकास, मेरे दौसा जिसको दौसा के पूर्व राजनेताओं ने, सभी ने तो नहीं किया गया, लेकिन अधिकांश राजनेताओं ने जिसको अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जातिवाद की खाइयों में उड़ेल दिया,
जिसको अति संवेदनशील क्षेत्र के नाम से पूरे भारत में बदनाम कर दिया, कलंकित कर दिया, उस दौसा को बदलना, उस दौसा का बदलाव करना, उसमें वहां बदलाव करना, उसका सम्मान भारत में पूरे विदेश में ले जाना। आज भी आप जहां हम बैठे हैं अगर देखेंगे आप, बहुत सारी दीवारों पे कुछ काफी सारी खबरें लगी हुई होगी। हर खबर का शीर्षक होगा कि दौसा के रोहित शर्मा को वहां मिला सम्मान। मैं दुबई तक भी मुझे सम्मानित मिला, तो मैंने जो उन्होंने मुझसे बोला कहाँ से हो, क्या चाहते हो आप, कैसी प्रेस रिलीज भी जारी हुआ था, मैंने उसमें ये लिख के भेजा कि दौसा के रोहित। मैंने मेरी पहचान मेरे घर से ज़्यादा, मेरे परिवार से ज़्यादा, मेरे समाज से ज़्यादा हमेशा दौसा से की है कि हाँ मैं दौसा का हूँ। और उसका पीछे उद्देश्य ये रहा कि मेरे शहर को जो अति संवेदनशील क्षेत्र और जो आतंकित क्षेत्र के नाम से जो बदनामी मिली, उस कलंक को मैं धो के उस शहर का नाम वैश्विक स्तर पर कर सकूं। यही प्रयास मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी रहे, मेरे व्यापारिक जीवन में भी रहे, और यही राजनीतिक जीवन में भी मेरा यही उद्देश्य है। तो उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे। दौसा के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। बाकी भविष्य के घर में क्या है वो भविष्य ही जाने। आपके परिवार में कोई है कि मजबूत जो पहले से राजनीति में रहा हो? नहीं, मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, और जैसे कि आप जानते होंगे कि लोग मुझे रोहित चाय वाला कह के पुकार देते, छोटा सा चाय वाला हूँ। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर कि आपने मैं शुरू से मोदी जी से बहुत प्रभावित हूँ, शुरू से। आपके आदर्श नेता है क्या? बिल्कुल, मोदी जी मेरे ही नहीं, अगर वास्तविकता में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखता है तो उसके आदर्श प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। और मेरे इसलिए भी हैं क्योंकि राजनीतिक जीवन ही नहीं, मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उनका आदर्श माना। जब पूरा देश के कई राजनेता, मीडिया, जब उनको यह कहकर उनको अपमानित करा था कि आपको इसलिए प्रधानमंत्री बनाया है कि आप चाय पकौड़े बेचवाओ युवाओं से, उस समय हमने उनकी उस चुनौती को स्वीकार करते हुए स्टार्टअप कल्चर में हमने आगे आए। हमने चाय बेच के नाम बनाए, आज चाय बेच के हम चुनाव भी लड़ रहे हैं। ठीक है, हमें चुनाव लड़ने के लिए कोई 2 नंबर के काम नहीं करने पड़े, है ना। हमने चुनाव लड़ने के लिए हमें कोई दलालियां नहीं करनी पड़ी। आज दलालों को, आज भ्रष्टाचारियों को राजनीति में आने की जगह, अगर वास्तविकता में ऐसे, मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा, मेरे जैसे जितने युवा हैं जो वास्तविकता में मेहनत करके राजनीति में आना चाह रहे हैं, जो वास्तविकता में ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, जो वास्तविकता में आप पार्टी के विचारधाराओं को लेकर सक्रिय हैं, ऐसे युवाओं को पार्टी मौका देती है, तो ये निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। किसी युवा की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, भारत की विजय होगी। आप चुनाव लड़ते हैं तो दौसा की जनता आपको क्यों चुने? ये भी तो दौसा की जनता को तो पता है कि मुझे क्यों चुने, लेकिन क्योंकि आपका न्यूज चैनल पूरा प्रदेश देखता है, पूरा देश देखता है, तो दौसा की जनता मुझे इसलिए चुनेगी क्योंकि मैं एक स्थानीय युवा हूँ। मेरे पास एक विकास और विकसित और विकासशील दौसा की आइडियोलॉजी है। मेरे पास वो विजन है कि मुझे कैसे मेरे दौसा को वैश्विक स्तर पर फेमस करना है, विख्यात करना है। मुझे दौसा की वो कमियां पता है जो आज जिन कमियों से दौसा के लोगों के मनों में पीड़ा है। मेरे क्षेत्र में जब मैंने चुनाव प्रचार किया तो मैं उन क्षेत्रों में गया जहां पे भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। मैंने वहां से मेरा चुनाव प्रचार स्टार्ट किया, वहां से कैंपेनिंग स्टार्ट की, वहां के लोगों के बीच में गया, दल जगह बनाई, वहां के लोगों को सदस्यता भी दिलवाई भाजपा की। मैं दौसा के लोगों को पता है कि एक स्थानीय युवा ही उनकी पुकार सुन सकता है, उनकी बात सुन सकता है। कोई बाहरी कभी भी अब तक ना तो आज तक किसी बाहरी ने कोई बहुत ज्यादा कुछ करके दिखाया, ना आगे दिखा सकता है। दौसा का आम नागरिक मुझे इसलिए चुनेगा, दौसा का आम नागरिक मुझे इसलिए चुनेगा क्योंकि मैं विगत 8 वर्षों से दौसा में जनसेवा की हर वो प्रयास, हर वो एक आइडियोलॉजी हमने वहां पे एक सेट की है कि हाँ जनसेवा ऐसे भी हो सकती है। तो काफी सारे कारण हैं, दौसा की जनता को तो पता है और उनका मन भी है कि वो इस बार किसी युवा को चुने, क्योंकि हम क्षेत्र में गए हैं पूरा। आज मुझे 120 दिन से ज़्यादा ये मेरा पॉलिटिकल कैंपेन जो हमने प्री कैंपेन स्टार्ट किया था, सक्रिय तो 8 साल से हैं, लेकिन जो 120 दिन से जो पॉलिटिकल कैंपेन हमने स्टार्ट किया, गांव गए, लोगों के बीच गए, तो लोगों के मन की आवाज़, तो ये आवाज़ शायद पार्टी भी सुनेगी, पार्टी तक पहुंचेगी। विधायक रविंद्र सिंह पार्टी से आपके कैसे रिश्ते हैं? मेरे अच्छे मित्र हैं और आज से नहीं है, पूर्व से
मित्र हैं। मैंने भी एक उनका एक पॉडकास्ट किया था, क्योंकि मेरा एक पॉडकास्ट चलता है चर्चा विद रोहित करके। और भले अब आज हमारी पार्टी से नहीं है, लेकिन शुरुआत से हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। तो विद्यार्थी परिषद में तो जिसने काम किया है वो उनसे रिश्ते अच्छे ही होते हैं। विद्यार्थी परिषद, मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया, तो एक विद्यार्थी परिषद वाले जो रिश्ते हैं वो आज भी हैं। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ रोहित शर्मा इस बातचीत में, जो तैयारी तो करे हैं टिकट के लिए। इन्होंने सारी तमाम बातें जो है हमारे द खटक के माध्यम से साझा करी कि किस तरह से ये वहाँ पर चाहते हैं और ये क्यों एमएलए बनना चाहते हैं। अगर बन गए तो ये अपने क्षेत्र के लिए जो विकास है वो क्या करेंगे, और राजनीति और युवाओं की भागीदारी है वो भी क्या होनी चाहिए, वो इन्होंने तमाम इन बातों पर जो है रही ये बातचीत आपके साथ हमारी खास रही। आपको शुभकामनाएं। तो जुड़े रहिए द खटक से। शुक्रिया।